आज हम रासो साहित्य के बारे में बात करेंगे जो हिंदी इतिहास में आदिकाल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रासो साहित्य के नाम के कारण ही दिया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है और इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के बीच में आप शेयर करना ना भूले, कमेंट कीजिए, फीडबैक भी दीजिए कि आपको कौन किस तरीके का साहित्य आगे और पढ़ना और ये कैसा आपको लग रहा है। तो उसके बाद हम बात करते हैं रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य और अपभ्रंश दोनों में एक सामंजस्य बैठता है क्योंकि हम जानते हैं कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश से ही निकली है। तो अपभ्रंश साहित्य हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो लेखकों ने अपभ्रंश साहित्य लिखा है वही पुरानी हिंदी के लेखक भी माने गए हैं और इन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो हिंदी साहित्य के उद्भव और वीरगाथा काल का जो एक आधुनिक पुरातात्विक अध्ययन है वो अध्ययन हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ऐतिहासिक और काव्यगत जो साक्ष्य है वो उसमें क्या फर्क है और उसमें डिंगल पिंगल भाषा की संरचना के बारे में देखेंगे। और उस समय पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था वो और कुमार रासो का जो विखंडन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देव भाषा जन भाषा। देव भाषा से तात्पर्य है संस्कृत। हमको पता है कि संस्कृत 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच की भाषा है और देवताओं की भाषा कही गई है। और इसको जो इसका जो मानकीकरण है वो पाणिनि द्वारा किया गया था और संस्कृत भाषा जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा है उसकी भाषा कही गई है। तो संस्कृत भाषा से जन भाषा जिसको हम अपभ्रंश भाषा कहते हैं और उसके बाद हिंदी का जो आविर्भाव हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से संस्कृत से बढ़कर धीरे धीरे वो अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। तो संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा जो है वो जनमानस की भाषा थी और उस समय नाटकों में निचले वर्ग के लोग और महिलाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद अपभ्रंश की बात करते हैं तो ये अपभ्रंश पाणिनि की मानकों में भटकी हुई भाषा थी। मतलब अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप ही था। संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही अपभ्रंश है। 5वीं शताब्दी तक ये साहित्यिक भाषा बनी रही। जैन साहित्य में हम बात करते हैं तो जो प्राकृत भाषा है उसका अपभ्रंश रूप देखने को मिलता है। उसके बाद नई भाषाएं जो नव भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें 15वीं शताब्दी के आसपास हम देखने को मिलती है। शोरसेनी अपभ्रंश, राजस्थानी और गुजराती का जन्म हुआ। तो इस तरीके से देव भाषा से जन भाषा की ओर बढ़ते गए और पुरानी हिंदी को हमें देखने का मौका मिलता है कि किस तरीके से पुरानी हिंदी आगे साहित्य में मुख्य भाषा का जो स्थान ले लेती है। तो अपभ्रंश से पतन है एक नई शुरुआत। कहने का तात्पर्य है कि अपभ्रंश जो है संस्कृत भाषा के बाद जो उसका पतन हुआ वो है एक नई शुरुआत है। तो ऑब्वियसली नई शुरुआत ही है। आज हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो हिंदी एक नई भाषा बनी है। तो अपभ्रंश के कारण ही हिंदी एक नई भाषा बनी है। जनमानस में जो भाषा फैली हुई थी वही भाषा बाद में हिंदी है वो साहित्य में आई। क्योंकि जो कहते हैं कि जो पुराने खाए हुए चावल होते हैं, पुराने बने हुए चावल होते हैं वही जो धनी लोग हैं उनको खाने योग्य होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो पहले बोलचाल की भाषा थी वो पुरानी जितनी पुरानी बनती गई उसके बाद उसने साहित्य में भी अपने स्थान को पाया है। तो शाब्दिक अर्थ में हम अभ्रंश की बात में गिरा हुआ शब्द होता है, इसका अर्थ है भ्रष्ट या गिरा हुआ। और भौगोलिक विस्तार उत्तरी भारत में उत्पन्न होकर ये धीरे धीरे अन्य भाषा महाराष्ट्र और मगध में भी फैली है तो आपको पता ही है। और उसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, एक स्वर को दूसरे से बदलने की छूट थी और आगे के अंत में स्वरों को छोटा या लंबा करने की प्रकृति थी। विभक्ति में ए आई ओ ध्वनियों का विलय उच्चारण में स्वर मान जो बदलने से शब्द का अर्थ जो है वो बदल जाता है। अ ई और उ इस तरीके से। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर भी लोगों में मतभेद है, विद्वानों में मतभेद है। जो विद्वान अलग अलग रासों की उत्पत्ति मानते हैं और इस पे सवाल भी बनते हैं, हर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मान्य रासो शब्द है वो किसने दिया है और उसके बाद अलग अलग शब्द अलग अलग बड़े बड़े वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिक तथा साहित्यकारों ने क्या क्या नाम दिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो को रासक शब्द से माना है कि रासक से रासो बना है। 29 मात्रा वाला एक अभ्रंश छंद जो वीर और सरल रचना में प्रयुक्त होता था ये मत सर्वाधिक सर्वमान्य है। रासक शब्द को ज्यादातर विद्वान सर्व सार्थक शब्द मानते हैं और उन्हीं से रासो शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं क्योंकि रासक शब्द एक छंद था जो श्रृंगार और वीर रस में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी क्योंकि निसंदेह रासो में इस शब्द का प्रयोग हुआ था बार बार, इसलिए उन्होंने कहा कि रसायन शब्द ही
रासो शब्द आगे जाकर बना। दासद दासी ने राजस्व शब्द का प्रयोग किया। माना है कि राजस्व यज्ञ के आधार उस समय जो राजाओं द्वारा राजस्व यज्ञ करवाए जाते थे, उसके नाम पर रासो साहित्य रासो का नाम पड़ा। नरोत्तम दास स्वामी ने रसिक शब्द से माना और कविराज श्यामल दास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से इसकी उत्पत्ति को माना है। उसके बाद हम इसके साहित्यिक ढांचे की बात करते हैं। वीर गाथा काल जो रासो काव्य कहलाता है, उसका वैचारिक और साहित्यिक ढांचा क्या है, किस तरह की संरचना है, ये थ्योरी सबसे जो जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो थ्योरी को भी उतना ही ज्यादा महत्व देना चाहिए जितना फैक्ट्स को, क्योंकि आजकल ज्यादातर थ्योरी पे सवाल आते हैं, थ्योरी पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब तक हम बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे हमारे फैक्ट्स कोई काम के नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए कि किस साहित्य में कौन सी वैचारिक पृष्ठभूमि थी, कौन कौन से वो परिस्थितियां थी, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां जिसके कारण उस साहित्य को बनने में उसका योगदान रहा। तो वीर गाथा काल में हम देखते हैं कि दरबारी साहित्य सबसे अधिक लिखा गया, इसी कारण ये जो वीर गाथा काल है उसको रासो साहित्य की उपाधि दी गई। और चारण और भाट कवि अपने आश्रम दरबार राजाओं के दरबार में रहते थे और उनकी आजीविका मतलब आजीविका प्रशंसा मतलब अपनी आजीविका के लिए वो राजाओं की प्रशंसा करते थे ताकि वो राजा उनको असरफिया दे और उसके बाद उनका जीवन का गुजारा हो, और साथ ही साथ राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का वर्णन भी हमें देखने को मिल जाता है। सजीव युद्ध वर्णन की जो बात कही गई है वो इसी कारण है क्योंकि जो केवल जैसे कि चंद्रवरदा ही थे वो पृथ्वीराज के चौहान के साथ अंत तक लड़े और अंत तक रहे, तभी उन्होंने उस उनके जो युद्ध हुए थे उनका सजीव वर्णन कर पाए। तो कवि केवल कवि कलम के धनी नहीं थे, तो युद्ध में राजा के साथ जाते थे, इसलिए युद्ध का वर्णन अत्यंत यथार्थ और सजीव बन पाता था। जन जीवन की उपेक्षा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहां राजाओं का अधिक ध्यान दिया जाएगा, राजाओं पर अधिक ध्यान देकर युद्धों के वर्णन पर अधिक ध्यान देकर साहित्य लिखा जाएगा, वहां पर जनमानस की जो है उपेक्षा वो निश्चित तौर पर होनी है। तो इसमें यह पूर्णतः राज दरबार तक सीमित था, इसमें आम जनता दुख सुख का पूर्ण अभाव था। उसके बाद अतिशयोक्ति यशोगान, मैंने पहले ही बात की है कि राजाओं के युद्धों का वर्णन जो है वो अतिशयोक्ति के साथ किया जाता था ताकि राजा प्रसन्न हो और वो जो उसके दरबारी कवियों को जो आजीविका के रूप में असरफियां बांटे, धन दौलत सब बांटे, इसलिए राजाओं के शौर्य ऐश्वर्य और युद्ध कौशल का कल्पनाशील और बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा था। इसके बाद रस समन्वय, रस समन्वय से तात्पर्य है कि यहाँ पर युद्ध और श्रृंगार, युद्ध में जो वीर रस होता है, वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय माना गया था, समन्वय देखा गया था, तो इसलिए इसको रस समन्वय के रूप में देखा गया है। चारण कवियों के दो स्वर थे, एक था डिंगल और एक था टिंगल। ये जान लेना आवश्यक है कि डिंगल क्या है और टिंगल क्या है। एक शैली है दो प्रकार की, उसमें जो डिंगल शैली की बात करते हैं उसमें अपभ्रंश और राजस्थानी दोनों का जो मिलाप है वही डिंगल कहलाता है। और ये एक ओजस्वी और कर्कश शैली है। इसका उपयोग मुख्य रूप से युद्धों के दृश्य और वीर रस के निर्माण के लिए किया जाता था। ज्यादातर जब हम रासो काल में वीर रस की बात करते हैं तो उसमें डिंगल शैली का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। राजस्थान में डिंगल शैली सर्वाधिक प्रचलित मात्रा में देखी गई थी और साहित्य भी लिखा गया था। कुमार रासो में बीसल देव नहीं, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो और ऐसे अनेक रासो देखे गए जिसमें डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें परमाल रासो भी है। और परमाल रासो के बाद और दूसरे अगर हम बात करें कि जो उस समय राजस्थान के अलग से जो राजस्थानी भाषा में लिखे गए रासो थे उनमें भी अपन देखते हैं कि जो रासो उनमें जैसे कि जय समक जस चंद्रिका वगैरह इनमें सब में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद पिंगल की बात करते हैं तो पिंगल में जो है वो ये एक अत्यंत कोमल और सुरीली शैली है। इसका उपयोग रानियों के विरह विवाह उत्सव और श्रृंगार रस के वर्णन में किया जाता है। जैसे बीसल देवरासों की हम बात करते हैं तो बीसल देवरासों में विरह श्रृंगार की बात कही गई है, उसमें पिंगल शैली का ज्यादातर प्रयोग हुआ है। अब आगे बात करते हैं रासों के प्रमुख स्तंभ। तो रासों के प्रमुख स्तंभ में ग्रंथ के जो नाम देखे गए, इनमें ग्रंथों के नाम से तात्पर्य है कि जो ग्रंथ है, चार ग्रंथ जो प्रमुख ग्रंथ है इसके बारे में बात की गई है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है, ये महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का शौर्य, संयोगिता से प्रेम और मोहम्मद गोरी से युद्ध बात कही गई है। ये सबसे महत्वपूर्ण रासो काव्य है। इसको प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी साहित्य का, और हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई को माना जाता है। उसके बाद कुमार रासो की बात करते हैं तो दलपति विजय जो है उन्होंने कुमार रासो की रचना की थी और ये प्रबंध काव्य एक लगभग 5000 छंद में लिखा गया है। जो चित्तौड़ दरेज कुमार है और खलीफा अलमायू के बीच में युद्ध, इसमें कुमार में भी
बात कही गई कि कौन से कुमार की बात की गई, 3 कुमार हुए थे, तो उनमें से इसमें देखा गया है कि इसमें कौन से कुमार की बात कही गई है। तीसरा है बीसल देव रासो, जो एक गीत शैली में लिखा गया है, वीर गीत है, संदर्भ और विवेक काव्य है, नरपति नालन ने इनको 1212 ईस्वी में लिखा था। ये बीसल देव और राजमती के विवाह के वियोग वर्णन और पुनर्मिलन मिलन की कथा है। ये पहला 12 मासा माना गया है हिंदी साहित्य का। उसके बाद है परमाल रासो, जो जगनिक द्वारा लिखित है, ये भी वीर गीत है। और ये परमाल रासो उदल और आला जो वीर थे उनके शौर्यगान को लेकर ये लिखा गया था, और इसमें 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। तो ये आला खंड में सबसे ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम फैक्ट्स की बात करेंगे, तब एक एक के बारे में अच्छे अच्छे फैक्ट्स पढ़ेंगे ताकि वो एग्जाम क्लियर हो जाए। अभी तो आपको ये जानना है कि क्या थे और किस तरीके का साहित्य था। उसके बाद हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें 69 अध्याय थे, जिसको सर्ग कहा गया है। पूछा जाता है कि उसमें जो सर्ग है वो कौन सा, उसका नाम क्या है प्रॉपर, तो समय नाम है, सर्गों को समय कहा गया है, तो 69 समयों ऐसा कहा जाता है। उसके बाद 68 छंद है अलग अलग प्रकार के, और उनमें प्रिय छंद जो तुम्हें बताए गए हैं वो कवित और छपे छप्पे हैं, जो वीर और वीर रस के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रचनाकार चंद्र बदाई है, जिसका समय 1149 से 1200 ईस्वी के आसपास माना गया है। ये लाहौर में जन्मे थे, कहते हैं कि एक दिन नहीं जन्मे थे पृथ्वीराज चौहान, और ये एक दिन ही साथ में हमारे पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा राजकवि और युद्ध के साथी थे। जलन का योगदान, के पुत्र जलन है, उन्होंने जो पृथ्वीराज की महागाथा की परंपरा को आगे बढ़ाया, और उसका अंतिम भाग जो है वो उसके पुत्र जलन ने लिखा है। काव्य के जब वो गजनी गए थे पृथ्वीराज के साथ, तो उसके बाद काव्य के आचार्य रामचंद्र विश्व के अनुसार ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और ये डिंगल डुंगल मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। इसके जो रासों की महाकाव्यात्मक यात्रा है उसके बारे में देखते हैं, तो सबसे पहले संयोगिता हरण है। जयचंद जो है उसके राज सुयप और स्वयंवर से पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण किया गया। संघर्ष में कई वीर योद्धाओं का बलिदान हुआ। उसके बाद राजकाज की अपेक्षा कर दी गई। दिल्ली लौटने के बाद जो संयोगिता के प्रेम में राजा इतने लिप्त हो गए कि बाहर में जो राजकाज क्या था, उसके क्या निर्णय थे, क्या नीति थी, सब भूल गए। इसके कारण फिर उनको हार का भी सामना करना पड़ा। तो शासन की अनदेखी, जिससे साम्राज्य कमजोर पड़ा। तराइन का युद्ध और बंदी मोहम्मद गोरी, जो साबुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस जो मोहम्मद गोरी था, गजनी से आया हुआ था, उसके आक्रमण के कारण पृथ्वीराज की हार हुई। और उसके बाद शब्द वेदी बाण की बात कही जाती है। जब उनको वो गजनी लेके जाते हैं, तो चंद्रबरदाई जो है वो उनको शब्द वेदी बाण कहते हैं। और जो अच्छा इस चंद्रबरदाई को चंद्रबरदाई के जो शब्द हैं उनको सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को तीर मारकर उसकी वध कर दिया। तो इसके ये रासो साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद साहित्यिक विचार की बात करें, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक पहाड़ का विकास कैसे हुआ, तो इसमें जो पृथ्वीराज रासो के अलग अलग खंड है उसकी बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है वृद्ध संस्करण, जो 1703 ईस्वी में अमर सिंह द्वितीय के सर्वेक्षण में हुआ था। इसमें लगभग 16 छंदों का विशाल महाकाव्य है। इसमें मेवाड़ राजवंश के गौरव को करते हुए उनसे बढ़ाया गया। उसके बाद मध्य संस्करण है, ये 1635 ईस्वी की भानुलिपि है। कुछ प्रतियों में गौरी के वंश वध का जो प्रसंग है वो नदारद है। और उसके बाद 1613 ईस्वी की पांडुलिपि है, जो माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित है। इसको ऑथेंटिक माना गया। उसके बाद सबसे ऑथेंटिक जो है वो 1610 में गुजरात में जो धनोज वाली गांव है वहां खोजा गया है। यहाँ पर इसमें केवल 1300 छंद है, पर ये सबसे प्रमाणिक माना गया है। तो मेवाड़ के समर सिंह का उल्लेख नहीं किया गया। मेवाड़ का गौरव। उसके बाद कुमार नासु की बात आती है। दलपति विजय ने कुमार नासु लिखा था, और ये 5000 छंदों का विशाल प्रबंध काव्य है, जो 9वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। और इसमें जो 9वीं शताब्दी के आसपास की घटनाओं पर आधारित है, और इसका वर्णन 17वीं शताब्दी तक है। और मुख्य संघर्ष इसमें मेवाड़ के शासक राणा कुमार और बगदाद के खलीफा अलमयू के बीच की युद्ध का भीषण वर्णन किया गया है। भीषण युद्ध का वर्णन किया गया है। और उसके बाद सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो ये क्रम विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूती शौर्य, त्याग और बलिदान का अत्यंत सजीव दस्तावेज है। वीर रस के साथ साथ इसमें तत्कालीन सामाजिक और रीति रिवाजों और उत्सवों का भी वर्णन किया गया है। इसके बाद इतिहास बनाम काव्यगत कल्पना की बात करें तो चारण कवियों का मुख्य उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था, बल्कि वो हास्यकथाओं का यशोगान और सेना का बढ़ चढ़ कर मनोबल बढ़ाना था। इसलिए घटनाओं में अतिशोक्ति और कल्पना व्यापक मिश्रण हुआ है। और कठोर साक्ष्य जो है वो आधुनिक इतिहासकार सिक्कों, शिलालेखों और समकालीन संस्कृत फारसी ग्रंथों जैसे
पृथ्वीराज विजय के आधार पर रासो की प्रामाणिकता को नकारा जाता है। निष्कर्ष रासो साहित्य पूर्णतः प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक अर्ध प्रामाणिक या संदिग्ध लोक स्मृति है। मिथक और वास्तविकता पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक परीक्षण में जो है अलग अलग बात कही गई। इसमें जो रासो के दावे है और ऐतिहासिक वास्तविकता किस प्रकार से भिन्न है, ये इतिहासकारों ने बात की है। तो नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य पृथ्वीराज को सौंपा, ये साम्राज्य प्राप्त किए। और दिल्ली को पृथ्वीराज के चाचा वीरराज प्रताप ने पहले ही चौहान साम्राज्य से मिला लिया था। तो ये दोनों अलग कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो राष्ट्र का दावा है वो गलत है। शत्रुता और वध चालुक्य राजा भीमद्वितीय ने पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की, ये कहा गया है। परंतु भीमद्वितीय पृथ्वीराज की मृत्यु की आधी सदी बाद तक जीवित और सत्तर कैसे रह सकते हैं। तो ये भी आगे और बात करते हैं। मेवाड़ की समर सिंह ने पृथ्वीराज की बहन प्रथा से विवाह किया और तराई में साथ लड़े। बल्कि और ये ऐतिहासिक वास्तविकता कहती है कि समर सिंह पृथ्वीराज की मृत्यु से लगभग एक सदी बाद हुई है, ये भी संभव नहीं है। अंतिम परिणति गजनी में गौरी को सब बाण मारना, ये भी जो है रासो का दावा है। ऐतिहासिक रूप से गौरी एक दशक बाद तक शासन करता रहा और पृथ्वीराज को अजमेर में ही मृत्युदंड दिया गया था। तो ये सब इसमें देखे गए हैं। अंतिम मूल्यांकन इतिहास में विफल संस्कृति में अमर रहता है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक फैक्ट्स की बात नहीं कही गई है, बल्कि जो उस समय संस्कृति थी उसके वर्णन किया गया, परिस्थितियों का वर्णन किया गया है कि उसके लिए बहुत ही सक्षम है। राष्ट्र साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और साहित्य की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आदिकाल में सबसे ज्यादा जो साहित्य देखा जाता है वो राष्ट्र साहित्य में ही देखा जाता है। तो ऐतिहासिक कठोरता का अभाव जो है वो आधुनिक इतिहास पैमानों पर राष्ट्र ग्रंथ भले करे न उतरे, उनमें काल दोष और संशय भरे हो, पर जो सांस्कृतिक आधारशिला है यह साहित्य उत्तर भारत की सामूहिक स्मृति, क्षत्रिय योद्धा नीति और राजपूती आन बान साहस का सबसे प्रमाणिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। और हिंदी साहित्य का उद्गम अपभ्रंश से निकलकर आधुनिक हिंदी की ओर बढ़ते संक्रमण काल में राष्ट्र साहित्य ने ही हिंदी भाषा के प्रथम महाकाव्य और भाषी संरचना जैसे पिंगल और पिंगल की नींव रखी थी। तो राष्ट्र साहित्य केवल इतिहास नहीं, एक सांस्कृतिक विरासत है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि ये सांस्कृतिक विरासत जो है वो साहित्य के रूप में हमारे दस्तावेजों में आज भी सुरक्षित है और इसको हमें आगे और बढ़ावा देना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट काव्य बन जाता है हमारे साहित्य में, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस साहित्य के बारे में एक एक चीज हमको याद होनी चाहिए। एग्जाम में राष्ट्र साहित्य फैक्ट्स भी पूछते हैं और सवाल भी ज्यादातर आते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ लिए थे वो सारे राष्ट्र साहित्य से ही थे, उनमें 2-3 अलग थे, बाकी सब राष्ट्र साहित्य थे। तो हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान जो इतिहासकार है उन्होंने राष्ट्र साहित्य को इतना महत्व दिया है। तो एग्जामिनर भी राष्ट्र साहित्य पर ज्यादा फोकस करते हैं और राष्ट्र साहित्य को पढ़ने के लिए सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं, तो हमने कर ली। उसके बाद हम फैक्ट्स की बात करेंगे। फैक्ट्स तो इसमें भर भर कर है और सारे याद करने और याद करने के तरीके अलग अलग। तो आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप जो फैक्ट्स है उसको याद कर पाएंगे। इस फैक्ट्स को याद करने के बाद राष्ट्र साहित्य कंठस्थ हो जाएगा और उस कंठस्थ करने के लिए एक प्लानिंग होती है कि भाई आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो हम अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे, शॉर्ट्स भी लेके आएंगे और ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिससे याद कर पाए, बार बार अभ्यास किस प्रकार से करें और किस प्रकार से मॉक जो टेस्ट होते हैं वो आपकी मदद करेंगे। मैं तो बोलता हूँ सबसे ज्यादा अभ्यास कीजिए आप। पढ़ने के बाद एक ही जो कोई भी आप जो आपके इसका रीडिंग मटेरियल है पढ़ने के लिए, उसको उसको आप कंटेंट को एक कंटेंट को ही सर्वथा हमेशा अपने पास रखिए। भले ही आस पास देखिए, पर ज्यादातर जो आपको सिलेबस है वो मतलब जो स्रोत है एक ही होना चाहिए, एक निश्चित और जो ऑथेंटिक स्रोत है उसको बनाए रखिए और उसके साथ साथ रिवीजन कीजिए। रिवीजन के साथ आप मॉक दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन से सवाल आते हैं। मैं इस चैनल पर ज्यादातर आपको जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को करवाऊंगा और उसके साथ साथ नए क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अध्ययन होता है और आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे हम अच्छी रणनीति के साथ पढ़ेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए। हिंदी साहित्य रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद।